हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। आज हम लोग पास्ट का देखने वाले हैं, इस एफएफ का सिनारियो, जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जो कि रीजंस हैं आज इन लोगों की दूरी के बीच में, और प्रिंस एंड फिनिक्स एंड ड्रैगन्स के बीच में जो बढ़ती हुई दूरियां हैं उसका रीज़न है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आगे की स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी, तो इस पार्ट को ज़रूर देखना। ड्रैगन किंगडम में बहुत शोर शराबा है, बहुत ज़्यादा धूमधाम जो मची है, और किसी को ढूंढने की तैयारी हो रही है। हर व्यक्ति के मुंह पर बस एक ही नाम है। एक लेडी जो कि चिल्ला रही है, श्यान तुम कहाँ हो? इस लड़की को कुछ नहीं हो सकता, ये किसी को भी परेशान करके रख सकती है। यही समझ नहीं आता है, जब इससे कोई शादी करेगा तो क्या होगा? उसके पास वाले खड़े हुए एक आदमी ने कहा, हाँ जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे लगता है उसके पति के लिए हमें यहीं पर रहने का इंतजाम करना होगा। अगर वो किसी बड़े किंगडम से हुआ तो पता नहीं हम क्या करेंगे। मुझे लगता है हमारे किंगडम से ही किसी एक को ढूंढ करके इसको बांध देना चाहिए। उससे क्या मतलब है आपका? उसे बांध देना चाहिए? वो कोई गाय या बकरी भैंस नहीं है जिसको हम बांध दें। शादी का मतलब होता है दो दिलों का मेल। जिसे वो पसंद करेगी हम उसे ज़रूर स्वीकार करेंगे। एक और इंसान वहाँ आया जो कि बहुत यंग दिख रहा था और बहुत खूबसूरत भी था। उसने कहा, भाई मैंने उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। उस लेडी ने कहा, मैंने कहा ही था वो मिलेगी भी नहीं। उसे सिर्फ मैं ही ढूंढ कर ला सकती हूँ। आप लोग रुकिए, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हारी चमची है वो, हमेशा तुम्हारी बात सुनती है। अपने भाइयों को जैसे भूल ही गई है। क्यों कुरैन? कुरैन ने भी कहा, हाँ भाई मुझे भी लगता है। शाह जी कहने के बाद तो वो हम सबको जैसे भूल ही गई है। शैन्यू तुम जाओ और उसे लेकर आओ। उसने तो सबको परेशान कर दिया है, सबकी नाक में दम कर दिया है, पूरे किंगडम को अपने सर पे उठा लिया है। आज उसका जन्मदिन नहीं हुआ, कोई महान त्यौहार हो गया है। पूरे किंगडम को जैसे देखो कैसे सजाया गया है। शैन्यू ने कहा, मैं जानती हूँ, और वैसे भी वो एक लौती लड़की है हमारे पूरे किंगडम में, और उसके जैसा इस दुनिया में या कहीं हमारे किंगडम में आज तक कोई नहीं हुआ है। आप जानते हैं ना, वो एक रेयर ड्रैगन ओमेगा है। सामने खड़ा हुआ इंसान चिंगहेजुन था, शैन्यू का हस्बैंड। शैन्यू वहाँ से चली गई और श्यान श्यान करके चिल्लाने लगी। कुछ देर बाद उसके सामने एक लड़की आकर तुरंत ही प्रकट हुई। उसने कहा, शाह जी क्या आप मुझे ढूंढ रहे हो? वो लड़की एक पेड़ से एकदम तिरछे तरीके से टिकी हुई थी। उसने कहा, बोलो बोलो क्या हुआ? आपका मेरे भाई से मन भर गया तो आप मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ श्यान, हद करती हो तुम्हें कम से कम अपनी शाह जी के साथ में तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम कितनी बेशरम होती जा रही हो। शाह जी आप क्या जानो प्यार क्या होता है? प्यार अंधा होता है, उसमें बहुत मज़ा है। और क्या क्या होता है उसमें, मैं एक बार उसे जानना चाहती हूँ। शाह जी बोलो ना, मुझे किसी से प्यार क्यों नहीं हो रहा है? मुझे किसी से प्यार करना है। ऐसा श्यान अपने शाह जी के गले में हाथ डालते हुए बोली, लगभग उनके ऊपर झूलते हुए बोली। शैन्यू ने उसे हल्का सा धक्का दिया और कहा, बस करो, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। जाओ, तुम्हारे लिए शायद कोई तोहफा लेकर आए हैं। क्या तोहफा मेरे लिए? शाह जी आपने इतनी देर क्यों की मुझे ये बताने में? मैं अभी जाती हूँ। श्यान वहाँ से भागते हुए चली गई और शैन्यू पीछे से हंस रही थी। ड्रैगन किंगडम के दरबार में ये सुबह का समय है, जहाँ पर एम्परर अपनी सभा को ग्रहण कर रहे हैं। सभा में सारे मुद्दों को सुन रहे हैं। तभी श्यान वहाँ भागती आई। उसने कहा, भाई बताइए ना गगा, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? मुझे क्या तोहफा मिलने वाला है? चिंगेजू ने कहा, तोहफा? इधर आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा लेकर आया हूँ। मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद भी आएगा। श्यान अपने भाई के पास जाकर उसी सिंहासन पर बैठ गई। ये पूरा किंगडम जानता है कि चिंगहेजुन अपनी बहन से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। चिंगहेजुन ने अपनी बहन के बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। ये सुनकर के जैसे उसकी सारी एक्साइटमेंट हवा हो गई थी। उसने कहा, गगा क्या आप मेरी शादी करवाने वाले हैं? चिंगहेजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो रीत है बेटा, शादी तो तुम्हें करनी होगी, या तो अपनी पसंद से या हमारी पसंद से। तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते आए हैं जिनमें से एक को तुम चुन सकती हो। श्यान ने कहा, ठीक है, मैं सबसे बारी बारी से अकेले में मिलना चाहूँगी। बेचारे सब लोग वहाँ पर शौक थे, हैरान थे, परेशान थे। अकेले में मिलने का मतलब है उन लोगों की खैर नहीं है। उनकी बैंड बजा देगी ये लड़की कोई टेढ़ी हीर है। इसको सीधे सीधा कोई काम करना नहीं आता है। ये हमेशा कोई भी काम करती है तो उल्टा करती है। श्यान का मांगना है कि जो भी करो उल्टे हाथ से करो, सीधे हाथ से कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। कुरैन ने कहा, नहीं, तुम उन्हें अब हमारे सामने मिलोगी, अकेले में नहीं। चिंगेजू ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अगर उनसे अकेले में मिलना चाहती हो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, अकेले में मिल लेना। उसने अपने उस बहन के कान में कहा, पर कोई शरारत मत करना। श्यान ने कहा,
थोड़ी सी करूँगी, ज़्यादा नहीं, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। वैसे भी आपकी बहन को झेलने वाला हो भी तो सही, टक्कर का होना चाहिए मेरा। ऐसा वो ब्लिंक करते हुए बोल रही थी। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से कुरैन बेचारा परेशान रहता है। उसने अपना सर्वस्व डिसबिलीव में हिला दिया कि इन दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम देखते हैं कुछ समय बाद का, जहाँ पर शियान एक कमरे में थी। उस कमरे में उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के ने कहा, दिखने में तो आप बेहद खूबसूरत हैं और मैं भी खूबसूरत हूँ। मेरा पूरा किंगडम है, मैं एक राजा हूँ। आप मेरे साथ रानी मर के रह सकती हैं। मेरे माता पिता भी हैं, तो आपको एक अच्छा परिवार भी मिल जाएगा, जैसा कि आपके पास यहाँ है। मुझे लगता है कि आपको मैं पसंद हूँ, तो क्या मैं जाकर बाहर हाँ बोल दूँ? शियान ने कहा, ऐसे कैसे? एक बात बताओ, तुम क्या अपने आप में फैसला सुनाना सही समझते हो? तुम एक राजा हो, तो क्या किसी लड़की के दिल को भी तुम ऐसे ही अपने काबू में कर सकते हो? या कहो जो तुम कहोगे वो मैं कर दूंगी। यहाँ से दफ़ा हो जाओ और बाहर जाके मना कर देना, तुम रिजेक्टेड हो। उस सामने वाले इंसान ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक ओमेगा होकर के मुझ जैसे अल्फ़ा को, एक किंग को रिजेक्ट कर सकती हो? मैं तुम्हारे किंगडम को छोड़ूंगा नहीं। शियान ने कहा, जो भी है जाओ जाओ, मैं तब देख लूँगी, जाओ जाओ जाओ। उसने उस लड़के को वहाँ से लिटरली धक्के मार के निकाल दिया। अब कुछ देर बाद एक और लड़का उसके सामने बैठा हुआ था, दिखने में एकदम बदसूरत। उस लड़की के 2 दांत बाहर आए हुए थे, हमारे विंग की तरह नहीं बल्कि अजीब तरीके से एकदम बाहर आए हुए थे। वो एकदम भद्दा कद्दू लग रहा था, या कहे कद्दू तो उससे भी ज़्यादा सुंदर होगा, वो तो भैंस लग रहा था। शियान ने उसे देख करके मुँह बनाया और कहा, रिजेक्टेड, जाओ। उस लड़के ने कहा, पर तुमने तो मुझसे बात ही नहीं की, तुम्हें शक्ल नहीं देखनी चाहिए, अक्ल देखनी चाहिए। शियान ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिता के बेटे के पिता का नाम क्या होगा? मेरे पिता के बेटे के पिता का नाम क्या होगा? ये बहुत अजीब सवाल है, तुम कुछ अच्छा सवाल पूछो ना। अबे ढक्कन, कोई अजीब सवाल नहीं है, तेरा नाम ही तो होगा, तेरे पिता का बेटा तू, तेरा बेटा, और तेरे बेटे का पिता तो तू ही है ना। तो सच में ढक्कन है, जा रे अबे। शान ने उसे भी धक्के मार के निकाला। एक भी लड़का उसे पसंद नहीं आया, कोई बोना था तो कोई नाटा, तो कोई बहुत ज़्यादा मोटा तो कोई एकदम तीली की तरह पतला, कोई एकदम काला था तो एकदम कोई बहुत ज़्यादा गोरा, जो कि उसे जम ही नहीं रहा था। कोई भी उसे समझ नहीं आया। उसके जन्मदिन का कबाड़ा कर दिया था, ऐसा शियान को लग रहा था कि उसके भाई ने सच में कबाड़ा कर दिया है। वो अच्छे से मस्त मौला होकर के घूम रही थी और खेल रही थी बच्चों के साथ में, और कहाँ उसे यहाँ इन बुजुर्गों के बीच में लाकर बिठा दिया। उसने सारे लड़कों को रिजेक्ट किया, बाहर आई और बोला, भाई अब लड़का मैं खुद की मर्जी से देखूंगी और आकर आपको बता दूंगी कि मुझे ये पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्लीज़ अब आप और कुछ मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाई, प्लीज़ गगा, प्लीज़ मत करना, प्लीज़ 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 प्लीज़। चिंगंजो ने कहा, ठीक है नहीं करूँगा, जाओ। फिर क्या था, शियान वहाँ से तितली की तरह उड़ते हुए चली गई और छोटे छोटे बच्चों के साथ में क्लैन में खेलने लगी। उस किंगडम में ये बच्ची सबको पसंद है, सबको मतलब सबको। इसकी उम्र बस 18 साल है, लेकिन दिखने में 16 साल से भी कम लगती है। इसकी शादी की जल्दी इसलिए सबको है क्योंकि ये हाथ से निकलती जा रही है, किसी की बात नहीं सुनती है। दूसरी बात, इसको शादी करने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, ये खुद बोलती है सबसे, और जब इसके लिए लड़का लेके आओ तो सबको भगा देती है। शायद बच्चों के साथ खेल करके ये लड़की बोर हो गई थी, तो आज ये जंगल की तरफ निकल गई एक नए सफ़र पर, क्योंकि इसको ऊट पटांग काम करने बहुत पसंद है। पर शायद शियान को नहीं पता था कि ये सफ़र इसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र होने वाला है। उस जंगल में वो किसी से टकराई, एक राहगीर से जो शायद कहीं जा रहा था। वो टकराई उससे और उससे पूछा, तुम देख कर नहीं चल सकते? तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मैं जा रही थी, तुमने मुझे गिरा दिया। वो उससे टक्कर खाकर गिर गई थी। बात तो ये थी कि शियान देख कर नहीं चल रही थी, सामने वाला इंसान तो बार बार अपनी जगह बदल कर चल रहा था। उस इंसान ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तुम्हें देख कर चलना चाहिए। वैसे तुम तो एक ड्रैगन हो ना, तुम्हें नहीं पता कि इस जंगल में एक रास्ता फीनिक्स किंगडम की तरफ जाता है, जो कि ड्रैगन्स के जन्मों जन्म के दुश्मन है। अगर कोई फीनिक्स तुम्हें मिल गया तो क्या होगा? फीनिक्स और मुझे क्या मजाक है। और अगर मिल भी गया तो मैं उसे जान से मार दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। सामने वाले इंसान ने एक स्मिक करते हुए कहा, ओह तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, वो तो तुम्हारे होलिये से भी दिखाई देता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें मैं कोई बच्ची नज़र आती हूँ? बच्ची? तुम सच में एक बच्ची हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सामने वाले इंसान ने उसे हाथ दिया, शियान को खड़ा किया और कहा, वैसे तुम जा कहाँ रही हो? कुछ बताना चाहोगी? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? और वैसे भी
तुम मेरे लगते कौन हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊँ, तुम क्या पता मुझे किडनैप कर लो और मेरे परिवार वालों से पैसे मांगो, क्योंकि मैं राजकुमारी हूँ ड्रैगन प्रिंस की। ड्रैगन किंगडम की इकलौती राजकुमारी को अगर तुम किडनैप करके ले गए, अगवा कर लिया और उनसे बहुत सारे पैसे मांगे, वो तो तुम्हें बिना सोचे समझे सब कुछ दे देंगे, अपना किंगडम भी। मैं तुम्हें सच्चाई क्यों बताऊँ? सामने वाले इंसान ने हंसा और कहा, तुम ना बताने के चक्कर में सब कुछ बता गई हो। तुमने मुझे बता दिया है कि तुम राजकुमारी हो। क्या होगा अगर मैं तुम्हें अब यहाँ से उठा कर ले जाऊँ? ऐसा मत करना। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं कोई राजकुमारी थोड़ी हूँ। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। मैं चलती हूँ। शियान वहाँ से जा रही थी, लेकिन उस इंसान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ऐसे कैसे? क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे किंगडम चलो, देखना नहीं चाहोगी मैं कहाँ का राजा हूँ? शियान ने कहा, तुम कहीं के राजा हो? हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें मेरा राज्य दिखाता हूँ। शियान के ऊपर उसने एक स्पेल पढ़ी और कहा, मेरे कुछ भी कहने से पहले इस स्पेल को मत उतारना। उसने एक तालिस्मान उसके कपड़ों के ऊपर लगाया था। शियान ने कहा, पर क्यों? क्या इससे मेरी सच्चाई छुपी रहेगी कि मैं एक राजकुमारी हूँ? सामने वाले इंसान ने कहा, ऐसा ही कुछ, लेकिन अब इसे उतारना मत, मेरे साथ चलो। उस इंसान ने शियान का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। शियान ने कहा, अरे रुको, तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानकर क्या करोगी? अरे बताओ ना। वैसे भी तुम्हारा नाम नहीं जानूंगी तो मैं तुम्हें कैसे जान पाऊंगी? तुम्हें मुझे जानना है, पर क्यों? मैं जान सकता हूँ कि एक राजकुमारी मुझ में इतना दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? शियान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर मैं तुम्हें कहूँगी क्या, इसलिए पूछ रही हूँ। सामने वाले इंसान ने बस एक बार छोटी सी स्माइल करते हुए कहा, मेरा नाम शाओ वी है। ओह शाओ वी, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत खूबसूरत नाम है। वी ने कहा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम शियान है। वी उसे अपने किंगडम में लेके गया और पूरा राज्य घुमाया। शियान यहाँ पर बहुत लोगों को देख पा रही थी। यहाँ पे फॉक्स थे, फीनिक्स भी थे। ये देखकर वो हैरान थी। लेकिन ड्रैगन्स भी थे, हर तरह के लोग यहाँ पर थे, कल्टीवेटर्स, नॉर्मल लोग, सब लोग यहाँ पर थे और बहुत हंसी खुशी तरीके से रह रहे थे। शियान को पता भी नहीं चला कि कब वो वहाँ पर एक दिन के लिए रुकने आई थी, लेकिन कब उसे एक हफ्ता हो गया और इस एक हफ्ते में कब वो उस वी नाम के लड़के के प्यार में पड़ गई, उसे पता ही नहीं चला। उस राजा के प्यार में वो ऐसा मदहोश हो गई कि जब उसे ये सच्चाई पता चली कि वी फीनिक्स किंगडम का किंग है, तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वी ने उसे बताया, मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे तुम अच्छी लगी और तुम मेरी मेट हो। बस मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बिना बताए ले आया। शियान ने कहा, मैं भी तुम्हें अपने बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ड्रैगन किंगडम की राजकुमारी हूँ, पर ऐसा सच भी नहीं है। वी ने कहा, सच नहीं है मतलब? मैंने भी सुना है वहाँ की राजकुमारी है, तुम एक लौती राजकुमारी हो वहाँ की। शियान ने कहा, हाँ, पर असल में मैं सच में उनकी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ। मैं एक अनाथ थी। मुझे गग्गा अपने घर लेकर आए। दोनों गग्गा मुझे अपनी बहन मानने लगे और पिताजी और माँ ने मुझे अपना लिया। फिर तब से मैं उनके साथ रहती थी, पर मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ। हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अपने सगे भाई से बढ़कर मानती हूँ। मैं उन्हें एक बार जाकर हमारे बारे में बताना चाहती हूँ, अगर आप कहें तो। वी ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं भी साथ चलूँगा। मैं तुम पर एक भी आँच नहीं आने दूँगा, ये मेरा वादा है। हम कब चलेंगे? जब तुम चाहो, आज या कल। हाँ, हम कल चलते हैं। वो दोनों कल ड्रैगन किंगडम में जाने वाले थे। दूसरा दिन हुआ, वो दोनों ड्रैगन किंगडम पहुँचे और जब सब बातों का चिंगेंजुन को पता लगा, उन्हें एक धक्का सा लगा। दोनों राजाओं के बीच में थोड़ी तगड़ी बहस हुई। सिर्फ बहस, लड़ाई नहीं। चिंगेंजुन ने कह दिया कि वो इस शादी को नहीं मानता और वो अपनी बहन को भी नहीं मानता। वो इस लड़की को अपने किंगडम में अब नहीं आने देगा। इसे दूर ले जाओ, उसकी नज़रों से दूर ले जाओ। शियान बहुत रोई, बहुत चीखी चिल्लाई कि वो वी को छोड़ देगी, वो यहीं रहेगी इस किंगडम में, अपने भाई के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपने किंगडम में रहेगी, अपने लोगों के बीच रहेगी। पर चिंगेंजुन ने एक न चलने दी। कुरैन भी उसे समझा रहा था, चिंगेंजुन से बोल रहा था कि ये सब गलत है, उसे एक बार सोच लेना चाहिए, पर उसने बिल्कुल भी नहीं सुनी और शियान को वहाँ से निकाल दिया। शियान वी चंग के साथ में, यानी शाओ वी के साथ में उसकी किंगडम आई।
वहाँ पर लगभग 1 महीने तक उसने बिल्कुल भी एकदम अनशन पर बैठ गई थी। बहुत मुश्किल से वो थोड़ा बहुत कुछ खाया करती थी। लगभग 1 महीने बाद एक लड़की वहाँ उससे मिलने आई, जिसे देख कर के शियान फूट कर रोने लगी। वो मैडम यू थी जो उससे मिलने आई थी। शियान ने पूछा, शाओ जी कैसी हैं? क्या वो ठीक है? और भाई काका कैसे हैं? उन्होंने मुझे निकाल दिया वहाँ से। मैं जाना नहीं चाहती थी, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और मैं ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी भाभी जल्दी ही माँ बनने वाली हैं और तुम आंटी बनने वाली हो। शियान ये न्यूज़ पाकर खुश भी थी, दुखी भी थी, क्योंकि वो अपनी भाभी के साथ नहीं रह सकती। खुश थी क्योंकि उसके घर में एक नन्हा मेहमान जो आने वाला है। शियान एक बार फिर वहाँ जाना चाहती थी, इसलिए उसने वी से परमिशन ली और कहा कि वो वहाँ बस घूमने जा रही है और उसे नहीं लगता कि उसका भाई उसे फिर से वहाँ से बाहर निकाल देगा। वो मैडम यू के साथ में अपने किंगडम वापस पहुँची, लेकिन इस बार तो और भी बुरा हुआ। वहाँ के लोगों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। उससे कुछ भी पूछने से, बात करने से मना कर दिया। वो जैसे तैसे करके मैडम यू के साथ में राजमहल पहुँची। वहाँ भी वही सब कुछ हुआ जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका भाई, उसके दोनों भाई उसके खिलाफ थे, उसकी भाभी उसके खिलाफ थी। बस उसकी छोटी भाभी वांग सीसी उसके पक्ष में थी। वो सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और अगर वो वापस आई है तो उसे वापस रहने दिया जाए। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, बल्कि सीसी को तो उसके कमरे में बंद कर दिया था चिंगेंजुन ने, और उसे कहा था कि वो एक शब्द भी और ना बोले, वरना चिंगेंजुन उसे इस महल से बाहर निकाल देगा। शियान और मैडम यू दोनों वापस आ गए। मैडम यू को भी उन लोगों ने निकाल दिया था। फेरी रेलम ने भी उसको अपने आने से मना कर दिया था। मैडम यू, जो कि अपने घर से बिना बताए शियान से मिलने के लिए आई थी, उसको भी बहिष्कृत कर दिया गया था। मैडम यू और शियान अपने वापस उसी किंगडम में आ गए। वहाँ आने के बाद वो दोनों ही दुखी थे। मैडम यू को जियांग फैमियान ने संभाला और उन दोनों को देखते ही देखते कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। इधर वी और शियान दोनों ने भी शादी कर ली और अपने ही किंगडम में। शियान, जो कि अब इस फीनिक्स किंगडम को अपना किंगडम मानने लगी थी, सारे लोगों को पहचानने लगी थी। सब लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। वो सब लोगों से बातें करती, राज दरबार में जाती, महारानी के तौर पर उसे सम्मानित किया गया। एक दिन मैडम यू और शियान एक साथ बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर वी और जियांग फैमियान आए। उन दोनों ने कहा कि उन्होंने एक तोहफा उन दोनों के लिए तैयार किया है। वो उन दोनों को लेकर के महल के सबसे ऊपरी छोर पर गए। वहाँ पर हाथ घुमाया तो एक दरवाज़ा खुला। वो दोनों वहाँ से अंदर गए और एक बेहद ही खूबसूरत दुनिया में पहुँच गए। उस दुनिया में पंछी थे, पेड़ थे, पौधे थे, हरियाली थी, फूल थे, बगीचे थे, खुशबू थी, सुगंध थी, खुशी थी, सब कुछ था। वो जगह शियान को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। साथ ही साथ मैडम यू को भी वो जगह बहुत पसंद आई थी। उन लोगों ने अपने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा थैंक यू भी कहा था इसके लिए। वहाँ से वापस आने के बाद में कुछ टाइम बाद शियान, जिसे चक्कर से आने लगे थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी और कुछ टाइम बाद वैद्य के जानने के पर उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मैडम यू भी इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली शियान को अब खुशी मिलेगी, उसका खुद का परिवार होगा, कहने के लिए खुद का अपना कोई होगा जो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। 1 साल बाद उस बच्चे की सेरेमनी में उन लोगों ने ड्रैगन किंगडम से भी लोगों को बुलाया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया। वी ने कहा कि वो इस दुश्मनी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि सब कुछ ठीक हो सके। शियान भी यही चाहती है, पर वो अपने परिवार में अब एकदम गुम हो गई थी। बाकी सब भुला करके वो अपनी इस छोटी सी फैमिली में खुश थी। वी का परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसमें चाचा, नाना, काका, भाभी, मौसा, इतने सारे लोग थे जिनको याद करना शियान के लिए मुश्किल हो गया था। फिर भी उसने सब कुछ संभाला था। शियान का पहला बेटा, जिसका नाम उन्होंने वुशियान रखा, उन्होंने अपने अपने नामों का एक एक अंश दिया था उस बच्चे को। शाओवी का वी और शियांग का शियान, वुशियान, उनको दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया था उन्होंने। उस प्यारे से क्यूट से बच्चे पर हर कोई मदहोश हो जाता। उसकी पावर एक फीनिक्स की थी। वो एक अल्फ़ा बॉय था। शियान के कुछ चंद दोस्त थे वहाँ पर। मैडम यू थी, सिया थी और उसकी एक वफादार दासी लुओ। उसका हंसता खेलता परिवार था। सब कुछ बिल्कुल सही था, अच्छा जा रहा था। कुछ समय बाद एक और गुड न्यूज़ मिली उसे। उसका एक और बच्चा हुआ जिनका नाम उन्होंने जान रखा। उसकी पावर एक ओमेगा की थी, या कहो एक ड्रैगन की थी। उसने पूरा का पूरा शियान का रूप लिया हुआ था। उसके बचपन में ही उसकी पावर्स का पता लग गया था कि वो एक वाइट ड्रैगन है, साथ ही साथ एक रेयर ओमेगा है। सन के पहले जन्मदिन पर मैडम यू ने उसे अपनी काली शक्तियों वाली कुछ चीज़ें तोहफे में दी थी, जिससे वो काली शक्तियों के ऊपर तुरंत ही काबू पा सकता है।
उनसे बच सकता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से जब जान 10 साल का हुआ और वुशियान 16 साल का था, तब अचानक से ही उनके पास एक पत्र आया, जिस पत्र में लिखा हुआ था कि ड्रैगन किंगडम के लोग उन पर हमला करने आ रहे हैं और किसी भी हाल में वो अपनी चीज़ को वापस लेकर रहेंगे। अब ये अपनी चीज़ क्या थी उन्हें नहीं पता था। वी ने इस चीज़ को इग्नोर करने का सोचा, लेकिन उसके बाद में उसे खबर मिली कि वो लोग उनका रास्ता ढूंढ रहे हैं और उन्होंने ढूंढ निकाला है। फीनिक्स किंगडम पर हमला हुआ है और ड्रैगन किंगडम की ओर से हुआ है। शियान, जो कि उसे रोकना चाहती थी, ना तो वो अपने पति को मरता हुआ देख सकती है, ना अपने भाइयों को। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वी, जो कि युद्ध के लिए निकल चुका था, जंग फैमिया भी युद्ध के लिए निकल गए थे। शियान यहाँ घबरा रही थी। उसका बड़ा बेटा वुशियान, वो भी युद्ध में गया हुआ था। शियान बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। उसे 1 हफ्ता हो चुका था उसके हस्बैंड उसके बेटे को गए हुए उस युद्ध में, लेकिन कोई खबर अब तक नहीं आई थी। शियान बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी थी, तो वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पहुँच गई। युद्ध भूमि में जाने के बाद का नज़ारा उसे देखा नहीं जा रहा था। हर तरफ खून था, लाशें थी और काली एनर्जी थी, काली शक्ति। वो समझ नहीं पा रही थी ये काली शक्ति का इस्तेमाल किसने किया है। क्या ड्रैगन किंगडम के लोग? पर वो तो काली शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, और फीनिक्स वो तो करना ही नहीं चाहते। तो फिर इसका इस्तेमाल किसने किया है? शियान ने देखा कि वहाँ वही नहीं आई है, बल्कि उसकी शाओची वो भी वहाँ आई हुई हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा हुआ है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं, पर उसके भाई ने उसकी भाभी का हाथ झटक दिया, उन्हें अपने से दूर धकेल दिया। उसकी भाभी एक पत्थर पर जा लगी। उनका सिर पत्थर से टकराया, फिर भी वो उठी और उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। शियान भी अपने उन चंद लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिनके लिए वो भागती दौड़ती यहाँ तक आई है। शियान को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे अपना बेटा दिखा, जो कि खून से सना हुआ था, पूरी तरह से उसकी जैसे जान निकलने ही वाली थी। शियान उसके पास दौड़ती हुई गई। शियान ने अपने बेटे को उठाया और कहा, वुशियान, वुशियान, तुम उठो ना, वुशियान बेटा। वुशियान, जिसकी सांसें चल रही थीं लेकिन आंखें बंद थीं और शब्द नहीं निकल रहे थे गले से। उसे शायद कुछ सुनाई दे रहा हो, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। उसकी हालत ख़राब थी और उसका हस्बैंड तो कहीं आसपास नज़र ही नहीं आ रहा था। शियान को बस इतना समझ आया कि उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। उसका हस्बैंड नज़र नहीं आ रहा है और अभी वो अपने बच्चे को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। शियान, जिसने अपनी कुछ ताकतों का इस्तेमाल करते हुए उसे उठाया, अपने साथ अपने बेटे को गोद में उठाया और वहाँ से जाने लगी। शियान खुद भी कुछ समझने सोचने की हालत में थी नहीं। उसकी पावर जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। कुछ भी कभी भी हुए जा रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो गिरते पड़ते जा रही थी। उसने देखा कि उसकी भाभी की हालत भी ख़राब हो रही है, उसे भी बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, लेकिन उसके ऊपर तलवार किसने चलाई? उसकी बॉडी पर जगह जगह पर निशान बने हुए हैं। शियान क्या करती? वो किसी को नहीं छोड़ सकती। उसने अपने भाई को देखा, जो कि अभी भी लड़ रहा है उन सैनिकों से। शियान, जिसने अपनी भाभी को भी अपने साथ ले लिया, वहाँ से तुरंत ही गायब होकर के वो अपने महल आ गई, जहाँ मैडम यू उसका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। कुछ वैद्य को बुलाया गया, उन लोगों का ट्रीटमेंट किया गया। शुआंग लू जल्द ही होश में आ गई। उसने देखा कि उसकी ननंद, उसकी सिस्टर इन लॉ उसके सामने बैठी है और किसी की सर को अपने गोद में लेकर बैठी है और रोए जा रही है। शुआंग लू ने उसकी तरफ देखा, फिर उस बच्चे की तरफ जिसके सर को शियान ने अपने गोद में लिया हुआ था। शियान ने कहा, वुशियान, तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा। तुमने मुझसे वादा किया था ना, तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाओगे। पास ही में एक और छोटा लड़का बैठा हुआ था, सान, जो खुद भी रोए जा रहा था, अपने भाई का हाथ पकड़ के बोल रहा था, काका आप ऐसा नहीं कर सकते ना। आपने कहा था कि आप मेरे लिए कुछ लेकर आओगे, आप ऐसे नहीं कर सकते। माँ, काका को क्या हुआ है? काका क्यों नहीं उठ रहे? काका को बोलो ना उठे। काका। सान, जो कि एक चुलबुला लड़का हुआ करता था, अब इतना दुखी था। शियान से देखा नहीं जा रहा था। मैडम यू ने शियान को वहाँ से खींचकर हटाया और कहा, बस हुआ, बहुत हुआ, ऐसा नहीं चल सकता। वुशियान, होश में आओ, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें अपने फीनिक्स फॉर्म में आना होगा। शियान ने कहा, तुम्हें अभी ऐसा लगता है कि मेरा बेटा फीनिक्स फॉर्म में उठ आने की हालत में है? मैडम यू ने कहा, वो अगर आ गया तो वो बच जाएगा, तुम्हें समझ आ रहा है? शुआन लू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना समझ आया कि ये दोनों शायद शियान के बच्चे हैं और इसकी जान खतरे में है और ये एक फीनिक्स है। शुआन लू, जो कि एक वाइट फेरी है, शुआन लू ने कहा, क्या मैं बचा सकती हूँ इसे? बाकी सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। सान ने कहा, आंटी आप कौन है? अगर मेरे गगा को आप बचा सकती है तो प्लीज़ कुछ कीजिए ना। शियान ने कहा, शाओची, आप उन्हें बचा सकती हैं, बोलिए ना क्या करना होगा।
क्या मुझे अपना खून देना होगा, अपनी पावर्स त्यागनी होगी, क्या करना होगा बोलिए ना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे वुशियान को बचा लीजिए। लेकिन इसके लिए त्याग करना होगा, तुम्हारी पावर्स का नहीं, लेकिन किसी की याददाश्त का, साथ ही साथ इसकी शक्तियों को कहीं रखना होगा, किसी जीवित शरीर में। मैडम यू ने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैडम यू को समझ आ गया था कि शुआनलू क्या करना चाहती है। वो भी एक ब्लैक फेरी है, उसे इस बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है। शुआनलू ने कहा, इसके अलावा और कोई रास्ता है तुम्हारे पास, बोलो। मैडम यू ने कहा, याददाश्त किसकी जाएगी, मैं करूँगी ये। शुआनलू ने कहा, तुम कर सकती हो तुम्हारे अंदर सारी काली शक्तियाँ हैं, क्या तुम कर सकती हो ये। मैडम यू चुप हो गई, क्योंकि बात सही है, इस विधि को सिर्फ और सिर्फ प्योर एनर्जी वाला व्यक्ति कर सकता है। फिर मैडम यू ने कहा, तो शक्तियाँ किसके शरीर में डालने वाली हो तुम। मैडम यू ने तुरंत कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसके शरीर में नहीं कर सकती हम ऐसा कुछ। शुआनलू ने कहा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। श्यान ने पूछा, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, मुझे भी बताओ ना। मैडम यू ने कहा, ये एक विधि है, ये फेरीज को पता है, सिर्फ फेरीज को पता है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें मरते हुए व्यक्ति को हम बचा सकते हैं, पर इसमें त्याग करना होता है, किसी की सारी मेमोरीज का, सारी अच्छी यादों का, सारी बुरी यादों का, सबका त्याग करना होता है। इस विधि में जो प्रोसेस है, यानी इस व्यक्ति को दोबारा जिंदा कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता होता है जो इस विधि को करता है। इसके अलावा इस विधि में दूसरे वाले इंसान को ज़िंदा रखने के लिए उसकी सारी शक्तियाँ किसी और के शरीर में डालनी होती है। और वो इंसान श्यान ने कहा, वो इंसान क्या, वो इंसान उसका ब्लड रिलेटेड होना चाहिए, उसे उसका खून का रिश्ता होना चाहिए। शुआनलू कहना चाहती है कि वो अपनी याददाश्त खोएगी और इसकी शक्तियों को सान के शरीर में डालेगी। श्यान ने कहा, नहीं, मैं अपने एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे को नहीं कर सकती, दूसरे को कुर्बान नहीं कर सकती मैं। शान ने कहा, तुम्हें कुर्बान नहीं करना है, लेकिन बस इतना रहेगा कि इंसान पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, उसके पास दो शक्तियाँ रहेंगी, इसके अलावा कुछ और नहीं। शान ने कहा, मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैडम ने उसे बिठाया और समझाया, तुम्हारा बेटा ज़िंदा रहेगा, कहीं अपनी ही दुनिया में रहेगा, वो दोबारा वापस ज़रूर आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा ये तरीका सिर्फ और सिर्फ शुआनलू जानती है। अगर उसने अभी हमें बता दिया वो तरीका, तो फिर वो वापस नहीं आ पाएगा, उसे किसी को नहीं बताना है। जैसे ही वुशियन वापस आएगा इस दुनिया में, उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी और सान की सारी शक्तियाँ भी, जो एक्स्ट्रा शक्तियाँ उसको हम देंगे वो भी उससे चली जाएंगी। सान के तो सर के ऊपर से जा रही थी सारी बातें, वो तो बस इनको देख रहा था। उसने कहा, लेकिन मेरे भाई को बचाओ कोई, आप लोग कितनी बातें कर रहे हो। शुआनलू, जिसने अब कुछ भी नहीं सोचा, मैडम यू और श्यान बातें कर रहे थे आपस में कि वो ने ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैडम यू जो बोल रही थी कि उसे करना चाहिए, और श्यान बार बार बोली जा रही थी कि वो ऐसा नहीं होने देगी। और इस तरफ शुआनलू ने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया था, उसने चालू कर दिया था वो सब कुछ। वो श्यान की बॉडी से एक अलग ही कलर का वो रंग था, गोल्डन कलर का फीनिक्स निकल के डायरेक्ट ही शान की बॉडी में एंटर कर गया था। तो वो जान ही, और जान के पास दो शक्तियाँ हैं, सिर्फ दो शक्तियाँ है, वो जान ही। वुशियान का बॉडी हवा में थी, उसकी बॉडी एक छोटे से फूल में बदल गई, जो फूल काले रंग का था। मैडम और शियान बस देखते रह गए कि ये क्या हुआ। शियान बहुत गुस्सा हो गई, वो अपने शाओजी के पास आई और उन्हें हिलाते हुए बोली, ये तुमने क्या किया, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा बेटा, ये क्या है, ये फूल, मेरा जान। वो जैसे पागल सी हो गई थी और इतना स्ट्रेस वो झेल नहीं पाई और वहीं बेहोश हो गई। उसके साथ साथ शुआनलू भी बेहोश हो गई। उन दोनों को मैडम यू ने संभाला, उन दोनों को वो वहीं उसी जगह पर ले गई। मतलब शुआनलू को, शियान को, उस फूल को और जान को, सबको लेकर के वो उसी दुनिया में गई जो दुनिया उनके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट की थी। वहाँ ले जाने के बाद उसने उन सबको वहाँ पर उस कमरे में लेके गई, उस घर में लेकर गई। उस फूल को उसने रख दिया, छुआ और कहा, बेटा उम्मीद है तुम जल्द वापस आओगे। फिर वो जान के पास गई और कहा, इतनी कम उम्र में तुम्हें बहुत कुछ संभालना होगा, दो शक्तियों को संभालना आसान नहीं होगा। अब तुम्हारी लड़ाई खुद से होगी, तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा। पता नहीं जीत किस शक्ति की होगी तुम्हारे अंदर। कुछ समय बाद शुआनलू थी जो होश में आई। उसने चारों तरफ देखा और वो कंफ्यूज नज़र आ रही थी।
उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं था, आंखों में कोई चमक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो बहुत अलग दिख रही थी। मैडम यू ने उसे समझाया और कहा कि वो यहाँ रहती है और यहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ रहती है। उसने शियान की तरफ इशारा किया। शियान भी कुछ देर बाद होश में आई। मैडम यू ने उसे अच्छे से समझाया, कहा कि उसकी याददाश्त चली गई है और उसे ऐसे बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ देर तक वहाँ रहेगी, कुछ दिनों इसको यहाँ रहने देते हैं, इसके बाद इसे इसकी किंगडम वापस भेज देंगे। मैडम यू 2 दिन तक वहाँ रुकी। उसके बाद में उन्होंने जान को भी बहुत कुछ समझाया कि जान के अंदर 2 शक्तियाँ ज़रूर हैं, लेकिन है वो जान ही। अब इसका डिसीजन जान को लेना है कि वो किस शक्ति के साथ में कितना देर रहना चाहता है। वो एक ओमेगा बन करके रहना चाहता है, अपनी फीनिक्स वाली शक्तियों को छुपा देना चाहता है, या फिर अपनी फीनिक्स वाली शक्तियों के साथ रहना चाहता है और अपनी ड्रैगन वाली शक्तियों को छुपा देना चाहता है। सा ने कहा कि वो एक अल्फ़ा बन के रहेगा। वो ऐसे अपने किंगडम को छोड़ नहीं सकता। उसके भाई हमेशा कहता था कि वो किंगडम को संभालेगा और सान उसकी मदद करे। तो इस बार जान का मानना था कि उसकी शक्तियों के साथ में जान खुद किंगडम को संभालेगा, या कहो वो ऐसा मान रहा था कि उसका भाई किंगडम को संभालेगा और जान उसकी मदद करेगा। जान ने फिर उस फूल की तरफ देखा और कहा, माँ ये फूल। मैडम यू ने कहा, ये तुम्हारे भाई की सोल है बेटा, और जो तरीका श्वालू ने अपनाया है, जैसे ही वो कामयाब होगा ये फूल काले रंग से सफ़ेद में बदल जाएगा। इसके अंदर से तुम्हारे भाई की आत्मा आज़ाद हो जाएगी, वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ उसकी ज़रूरत है। उसका दूसरा शरीर पता नहीं किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उम्मीद है जल्द आएगा। वो दोनों उस दुनिया से बाहर आ गए थे, शियान और श्वानलू को वहीं छोड़कर। मैडम ये जब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उसका हस्बैंड खून से सना हुआ वहाँ आया हुआ है वापस। उसने उसे बताया कि वहाँ कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। वहाँ से उसका किंग गायब हो गया है। उसे लगता है कि उनकी डेथ हो चुकी है और इसलिए वो गायब हो गए हैं। ड्रैगन किंगडम के किंग भी गायब हो गए हैं, शायद उनकी भी डेथ हो गई है। उनका बड़ा बेटा घायल हो गया है, उसे वापस लेके गया है कुरैन। कुरैन भी घायल है। जियांग चेंग जो खुद भी जान की उम्र का था, वो जान को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जान ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। सबको ये लग रहा था कि उस युद्ध में जान की माँ खुद भी शहीद हो गई हैं। ज़्यादा किसी को पता नहीं था कि वो अभी भी जिंदा हैं, सिवाय मैडम यू और जान के। जान फिर अपने फीनिक्स के साथ रहने लगा। वो ऐसा मानता था कि अगर वो अपनी फीनिक्स वाली शक्तियों का प्रयोग करेगा तो उसका भाई उसके साथ हमेशा रहेगा, खुश रहेगा और उस पर गर्व करेगा कि उसके भाई ने किंगडम को अच्छे से संभाला है उसकी शक्तियों के साथ में। वो शियान की शक्तियाँ उसके पास एक धरोहर के रूप में हैं, ऐसा जान का मानना था। बैक टू प्रेजेंट। ईबो जिसकी आंखों में आंसू थे, वो समझ नहीं पा रहा था कि कितना कुछ गलत हो गया है। उसके साथ ही गलत नहीं हुआ है, बल्कि जान के साथ तो उससे भी ज़्यादा गलत हुआ है। उसने तो अपने इकलौते चहीते भाई को खो दिया। ईबो उस दिशा में देख रहा था जहाँ पर वो काले रंग का फूल रखा हुआ है। अभी भी वो काला था, उसमें रोज़ पानी दिया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है, उसे धूप दिखाई जाती है रोज़। ईबो ने फिर अपने आंखों से आंसू को पूछा और उसने जान से पूछा, वो सब तो ठीक है, पर तुमने कहा कि तुम्हें नहीं पता था कि वो मेरी माँ है। ईबो, मैं उस समय बच्चा था, मुझे क्या पता वो तुम्हारी माँ है या नहीं, और वैसे भी उनकी आदत चली गई थी। ईबो ने कहा, ओह। फिर जान ने कहा, तुम जानना चाहते थे ना इस सब के पीछे कौन है, किसका हाथ है। पुरानी दुश्मनी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो नई दुश्मनी हमारे बीच पैदा हुई थी हमारे माता पिता की कारण, कि माता पिता को एक दूसरे ने मार दिया है, वो गलत फहमी, वो साजिश थी, किसी ऐसे व्यक्ति की शायद जिसे तुम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। ईबो ने कहा, कौन? तुम्हारी माँ। ईबो ने कहा, जान। सान ने कहा, मेरी बात सुनो ईबो, मैं जानता हूँ इस नाम को सुन करके तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। ईबो ने पूछा, सान पहेलियाँ मत बुझाओ, तुम किसकी बात कर रहे हो? सान ने कहा, मैं तुम्हारी छोटी माँ सीसी की बात कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड गाइस, आप लोग बोलोगे हाँ हमने सोचा था, हमें पता था कि यही होगा। हाँ तुम लोग बहुत स्मार्ट हो ना, इसलिए। चलो आज एक टास्क देती हूँ, सब लोग चलो मुझे गुड नाइट किसी दो, ऐसे करके। देखते हैं कितनी किसेस मुझे मिलती हैं। चलो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।